नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जय हिंद। वरिष्ठ साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के उपरांत पिछले 12 वर्षों में विभिन्न नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ साथ अभी खजान दास जी तो और बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन अभी आप सबको ध्यान होगा कि ये वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वो बहुत कम थी। 1000 से हमने 1200 करी, 1200 से हमने 1500 करी, और 1500 करी तो हमारे जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, परिवार में अगर 2 थे तो एक ही को पेंशन मिलती थी। और कई बार आपस में वो थोड़ा मनमुटाव भी कर लेते थे कि तुझे मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे मिल रही, तुझे नहीं मिल रही है। तो हमने ये संकल्प लिया कि हम अपने बुजुर्गों को आपस में इस अवस्था में अब उनको जो है आपस में आपस में हम उनको झगड़ा नहीं करने देंगे, आपस में लड़ने नहीं देंगे। और हमने दोनों की पेंशन सुनिश्चित की। अब दोनों हमारे बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन मिलती है। अच्छा, अरे अच्छा, उनकी कटवा के अपनी लगवा के आ गए। तो दोनों को पेंशन देने का हमने निर्णय लिया। या ये पेंशन जो अभी जिसका 1 क्लिक किया है, ये 1 क्लिक अब हर महीने होता है। हर महीने समय से पेंशन पहुंचती है। पहले 3 महीने में मिलती थी या 3 महीने से भी कई बार विलंब हो जाता था। इन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो या अंत्योदय परिवारों को, आप सबको पता होगा जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम अपना एक संकल्प पत्र जनता के सामने रखते हैं। और हमने अपना संकल्प पत्र रखा था। उस संकल्प पत्र में हमने ये वचन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उत्तराखंड के जो बीपीएल परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको वर्ष में 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर उनको रिफिल करके मुफ्त में देंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये योजना हमने 2022 से लागू की और अनवरत रूप से हमारा ही प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने ये शुरुआत की। अब अन्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे जा रहे हैं। या प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो, ये भी हमारी ही सरकार ने किया। हम अपने प्रत्येक निर्णय के द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी योजना,
और कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़कर अपनी बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं और जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि वो कोई अपना रोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, अनेक प्रकार के ऐसे काम कर सकें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपनू सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, जब हम आज इन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो सरकार के मुखिया के नाते, जैसा अभी खजानदास जी कह रहे थे कि हमारे मुखिया हैं और प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं राज्य सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आपके सामने अगर बात रखूंगा तो आप ही लोग जाकर जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो हमारी विकास यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के और गर्व के साथ लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश के हर सांसद, मंत्री और विधायक के लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे के प्रवास का कार्यक्रम तय किया है। दिल्ली में हुई बैठक में इस पर मोहर भी लग गई है। इस दौरान ये भी तय किया गया है कि कोर कमेटी के सभी 17 सदस्यों को 23 हारी हुई विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रवास करने को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और 2027 को लेकर कितना अहम भी है ये बैठकें? देखिए, हमने एक एक विधानसभा को अपने केंद्र में रखा है। हर विधानसभा के अंदर हमारे मंत्रीगण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री सहित और हमारे जो सांसद हैं, सबको हमने विधानसभा आवंटित की हैं। ये 24 घंटे उस विधानसभा के अंदर रहेंगे। उस विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 12 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उन सारे विषय पर वो प्रबुद्ध गोष्ठी करेंगे। जनसंपर्क विशेष अभियान जो हमारा है उसमें प्रतिभाग करेंगे। विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक लेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम भी चलेंगे। एक शक्ति केंद्र की बैठक भी लेंगे। तो लगा पूरे दिन के 2 दिन के कार्यक्रम हमने बनाए हुए हैं, जिन 2 दिन के कार्यक्रमों में उस विधानसभा का सारा फीडबैक आएगा और बाद में जब समीक्षा हम करेंगे तो एक एक विधानसभा की चर्चा करते हुए फिर उसमें के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते करते उस विधानसभा को जीतने की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो सीटें हारी बीजेपी, उन पर किस तरह से फोकस कर रही है पार्टी? उस देखो, हारी भी सीटों को हमने, जो हमारे सांसद हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन तक हमने 2-2 सीटें, कहीं पर 3 सीटें आवंटित की हुई है। उन विधानसभा सीटों पर हमारे इन सब लोगों का बार बार प्रवास होगा और वहाँ पर किन कारणों, हार के कारण क्या रहे, उन कारणों को के अंदर सुधार करने का प्रयास होगा और कुछ और भी सुझाव जो भी उस विधानसभा से आएंगे उन सुझावों पर पार्टी काम करेगी। हमने इस बार हारी भी 23 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, इसके लिए हमारी रणनीति पर हमने बनाई हुई है। यानी कि 70 की 70 सीटों पर इस बार जीत का दावा है? नहीं, निश्चित बात हम प्रयास 70 की 70 सीटों का करते हैं और मैं कह सकता हूँ इस बार प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं, जो कि तमाम विषयों पर राज्य के हमसे बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा स्थगित। खराब मौसम के चलते कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंच सके हैं राहुल गांधी। वर्चुअली किया गया है जनता को संबोधित। तो बीजेपी पर बोला हमला, देश के बिगड़ती आर्थिक हालात पर केंद्र सरकार की भी आलोचना की है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा स्थगित हो गया है और खराब मौसम के कारण वो अल्मोड़ा दौरे पर नहीं पहुंच सके। हालांकि वर्चुअली माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे राहुल गांधी। तो देश के बिगड़ते आर्थिक हालात पर भी केंद्र सरकार की आलोचना इस दौरान राहुल गांधी ने की है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड पहुंचने का जो दौरा था वो हाल फिलहाल के लिए स्थगित हुआ है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा
थी जिसमें राहुल गांधी को सुबह 11 बजे पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते राहुल गांधी इस जनसभा में नहीं पहुंच सके और ऐसे में राहुल गांधी ने वर्चुअली माध्यम से जनता को संबोधित करने का काम किया है। अब ऐसे में क्योंकि तमाम नेता जो हैं वो कुमाऊं दौरे पर भी हैं और अल्मोड़ा में एक बड़ी जनसभा भी थी, इस दौरान ये भी बताया जा रहा था कि बड़ी जनसभा को संबोधित भी राहुल गांधी करने वाले थे, लेकिन अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से वर्चुअली जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि उनका जो दौरा है वो स्थगित हो गया है और मौसम काफ़ी ख़राब है, जिस कारण उनको ये दौरा जो है स्थगित करना पड़ा है। अल्मोड़ा में उनको आना था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके हैं और उन्होंने जनता को वर्चुअली माध्यम से ही संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की स्थिति है उससे भी अवगत कराया, साथ ही कई खामियां भी बीजेपी सरकार की उन्होंने गिनाई और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क के अत्यधिक संवेदनशील डेंजर जोन स्वाला का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्य की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से भी पूर्व में संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया जा चुका है। चंपावत को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री के संकल्प में यह क्षेत्र अत्यंत अहम भूमिका भी रखता है। ये मार्ग न केवल चंपावत और पिथौरागढ़ की जीवन रेखा है, बल्कि सामरिक दृष्टि से सेना के सुगम मूवमेंट के लिए भी बेहद खास है। जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूँकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारी चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत वर्ष 1 वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही है। उन दोनों को अपने कार्य को ये जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उससे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत किया गया। साथ ही यहाँ पे NH के जो हमारे जेई उपस्थित हैं उनको भी अवगत किया गया है कि आप भी इसकी सतत निगरानी करते रहें और वर्षा के समय पर भी यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था और दोनों साइड में जो वाहन है जैसे कि JCB वगैरह है, इन सब की तैनाती रखें ताकि किसी भी दृष्टि से यहाँ का परिवहन जो है वो बाधित न हो और लगातार जो है परिवहन हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ललतारो पुल से अपर रोड तक अभियान चलाया गया। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों के बीच सड़क किनारे किए गए कब्जे को प्रशासन की कार्रवाई भी हुई है और ऐसे में नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध खोखे, ठेलिया और अस्थायी अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया है। दिल्ली और बिहार में हुई आगजनी की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट नजर आने लगा है। बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं जांची गई हैं, साथ ही सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी किया गया है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक है। दून हॉस्पिटल में जो ये वाली बिल्डिंग अब बनी है कुछ टाइम से, तो इसमें क्या बोलते हैं, एक तो लोगों का आना जाना ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लिफ्ट वगैरह हो गई आपकी और जितना भी है मतलब अंदर पे फैकल्टी वगैरह भी ठीक है, तो उसका फ़ायदा तो दिख रहा है। मतलब फायर को लेकर के लग रहा है कि इंतजाम यहाँ पर है। फायर को लेके इंतज़ाम है हर जगह पर। लिफ्ट वगैरह में भी प्रॉपर क्या बोलते हैं नंबर वगैरह गिवन है। अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसते हैं या फिर सब जगह पे सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं, तो लगता तो है कि है। बाकी सर इधर है पूरी फायर वाले सिलेंडर वगैरह लगे हैं। जैसे दिल्ली में भी घटना हुई होटल वाली, तो अगर इधर हो जाती है अनफॉर्चुनेटली ऐसे, तो यहाँ है सुविधा पूरी, लिफ्ट में लगे हैं वो वगैरह, सब जगह है, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है। हाँ ऐसा लगता तो है, वैसे करते तो होंगे, लगे हैं तो करते ज़रूर होंगे, तो अभी तो ठीक है इधर। अच्छा।
भीमताल ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में जनसंवाद दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को भी सुना गया है और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में सोलर लाइट वितरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि विभाग बिना उन्हें विश्वास में लिए योजनाओं का संचालन कर रहा है। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि सभी विकास कार्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर किए जाए। साथ ही जंगल से सटे और वास्तविक जरूरतमंद आवासीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सोलर लाइट लगाने को भी कहा गया है। हमें उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गांवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गांव छूट गए जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में ताकि वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। दूसरा, अभी ब्लॉक में जो हमारा ट्यूबवेल ख़राब है, गाँव शहर में पूरी पेयजल समस्या ध्वस्त हो चुकी है, तो उसके लिए अधिशासी अभियंता नैनीताल जल संस्थान को भी बुलाया था और उनके द्वारा बताया गया कि शाम तक हम हर हालत में कल से पानी सुचारू रूप से कर देंगे और एक मशीन हम हमेशा जो पंप है उसको एक रिजर्व में रखेंगे, अगर ये पंप खराब हो गया तो हम दूसरा लगा सकें। तीसरा, अन्य विभागों के लोग, अपना NPCC के लोग आए थे जिन्होंने 60 मीटर स्पान का पुल जोली में बनाया, उनके संदर्भ में भी चर्चा हुई। कृषि अधिकारी के विभाग में चर्चा हुई और तमाम जो अन्य मुद्दे थे उन सब पर चर्चा हुई। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद नए रिकॉर्ड छूने को तैयार है। जून के महीने में भी श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। धाम के द्वार खुलने से लेकर अब तक के आंकड़ों को देखें तो श्रद्धालु का ये आंकड़ा 8,65,000 को छू गया है। यात्रा से धाम के तीर्थ पंडा पुरोहितों से लेकर स्थानीय कारोबारियों, दुकानदारों समेत सभी व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से प्रदेश का विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार में विकास कार्य ठप पड़े हैं। पहाड़ों से आज भी पलायन जारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी की क्या दावे कर रही है और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी सरकार में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार चारधाम यात्रा, सड़क, रेलवे, हवाई कनेक्टिविटी, निवेश और समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। साल 2022 में दोबारा सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार विकास को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार का दावा है कि चारधाम यात्रा को नई सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। ऑल वेदर रोड परियोजना तक तेजी से काम हो चुका है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए केवल बयानों में ही नहीं कहा, बल्कि उनको धरातल पर उतारने के लिए स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। वो कागजों की योजनाएं नहीं है, बल्कि धरातल पर वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देती हैं। लोगों के घर तक उस योजना का लाभ पहुंचता है। लोगों के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक भी हम अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। लगातार यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने में सफल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। 33,000 से ऊपर उन्होंने हमारे युवक और युवतियों को नौकरियां देने का काम किया है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है उसको 41% बढ़ाने का काम किया है। जो रिवर्स पलायन, उसमें हमने तेजी से बढ़ोतरी लाने का काम किया है। तो लगातार हम यहाँ पर विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी दर को भी हम कम करने का काम कर रहे हैं। पलायन जो हमारे इस प्रदेश से हो रहा है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पलायन यहाँ पर ना हो। बीजेपी की सरकार इस बात पर जोर देती है कि बीजेपी की सरकार में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त नकल विरोधी कानून, भू कानून में संशोधन, महिला सशक्तिकरण योजनाएं और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार बड़ी उपलब्धियां हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूरा है। पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है, बेरोजगारी दर में कमी आई और रिवर्स पलायन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारी जो मातृशक्ति है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी महिलाओं को कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर प्रबुद्ध जनता 2027 में तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। तो हम यहाँ पर विकास भी कर रहे हैं, योजनाएं भी दे रहे हैं, लगातार हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी उन योजनाओं को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कार्यों को अविरल धारा की तरह जो है उसको बढ़ा रही है, काम कर रही है, विकास कार्यों को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। सरकार की अपनी बातें हैं तो विपक्ष के अपने आरोप। सरकार केवल दावों और विज्ञापनों तक सीमित है, जबकि बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती है, पहाड़ों से पलायन नहीं रुकेगा और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। निवेश के दावों का लाभ अभी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार अपनी कामकाज को विकास का मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।